नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, लेकिन इन दिनों जिन घटनाओं के बारे में मैं बता रहा हूं, लिव इन रिलेशन, चूंकि मेरी नजर के सामने ये पुरानी घटना उसी तरह की जो मैं पहले पिछले 4-5 दिनों से बता रहा हूं, इसलिए मैंने ये समझा कि आपके सामने इसे भी प्रस्तुत करूं। प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान का जो कैपिटल है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। वहां 8 मई 2019 को, कोई 4 साल पहले, हरमाड़ा थाना है एक जयपुर में। हरमाड़ा थाना से होकर दिल्ली जयपुर हाईवे वो जाती है। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास पुलिस को गांव वालों ने सूचना दी कि हाईवे के किनारे से 500 मीटर दूर एक खेत में एक महिला की पूरी तरह जली हुई लाश पड़ी है। पुलिस वहां पहुंची, बहुत कोशिश की और कई टीमें बनाई गईं, लेकिन सबसे बड़ा संकट पुलिस के सामने महिला की पहचान का था कि आखिरकार ये महिला कौन है। बहरहाल पुलिस ने अपना काम शुरू किया, पंचायतनामा किया, पोस्टमार्टम किया, सील किया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन और बर्न इंजरीज आर पोस्टमार्टम, यानी मरने के बाद उसे जलाया गया था। उम्र करीब करीब 26-27 वर्ष पोस्टमार्टम में लिखी हुई थी। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अशोक कुमार गुप्ता साहब ने यह बताया कि गिरफ्तारी के लिए कुल 6 टीमें बनाई गई हैं, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं लगा है। इसी बीच कोरोना की दस्तक आ गई। पहला वाला फेज, जिसमें बिल्कुल निकलने पे प्रतिबंध, बैरिकेडिंग लगा के बंद हो जाता था अगर किसी के घर में कोरोना का कोई पेशेंट मिला। थाने बंद, वाहन बंद, एयर रूट बंद, सब बंद। पुलिस को कुछ न कुछ करना था, लिहाजा एसएसपी ने, यानी पुलिस कमिश्नर ने, महिला के इस अज्ञात शव के बारे में पता लगाने के लिए जो टीमें बनाई गई थीं, उनसे संवाद बनाए रखा। जो तमाम परेशानियां कोरोना के कारण हो रही थीं, जगह जगह ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कि दिल्ली से कौन आया है, मुंबई से कौन आया है, बाहर का कोई यात्री तो नहीं आया, इस बीच कहीं से कूद फांद के पहुंच गया हो, इसका पता लगाना, और अगर वो मिल जाता है तो उसे सीधे एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाना, और जिस इलाके में ज़्यादा कोरोना मरीज हैं उनको कॉर्डन ऑफ करके और फिर वहाँ लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगाना, ये पुलिस के जिम्मे उस समय काम था। पुलिस ने सोचा कि जब हम इस काम के लिए रोज आ ही रहे हैं तो लगे हाथ घरों से ये भी पता करें कि कोई महिला कहीं से गायब तो नहीं हुई है। एक कांस्टेबल मनोज कुमार, जो क्राइम ब्रांच में सर्विलांस का काम देखता था, जिसे कभी कभी कुछ पुलिसकर्मी अति उत्साही भी होते हैं, काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, और उन्हें ये लगता है कि अगर ये काम दिया गया है तो कैसे भी करके इस काम को सुलझाया जाना चाहिए। मनोज कुमार के साथ 2 अपने कांस्टेबल और लेके वो हर जगह से, क्योंकि काम जितने हो भी रहे थे पुलिस के, वो सब बंद कमरों से हो रहे थे,
उसने हरमाड़ा और उसके आसपास के काफ़ी लंबे इलाके में, बड़े इलाके में, कई गांवों में जो जो उसके जुरिस्डिक्शन में थे वहाँ जाकर और डंप डाटा, यानी किस मोबाइल कंपनी का कौन सा टावर यहाँ से कनेक्ट होता है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालना, और वो रोज़ निकाल के ले आता था और मोबाइल कंपनियों को भेजता था कि 8 मई की दोपहर से, और मतलब रात में 12 बजे से और दोपहर 12 बजे तक जब शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, तब तक किन मोबाइल नंबर्स से आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल हुई है, ऐसा 12-12 घंटे का डाटा सब निकालना शुरू किया। बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो CDR की एनालिसिस करते हैं। जैसे आप ये सवाल पूछें, CDR का डाटा मान लिया 200 मोबाइल फ़ोन का आपके पास मिल गया कि इंटरकनेक्टेड कौन कौन से मोबाइल हैं, तो फट से उसका रिजल्ट आ जाएगा कि ये 20 मोबाइल हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, जिनकी आपस में बात होती है। 1 to 1 बात करने वाले, सिर्फ 1 to 1 बात करने वाले मोबाइल फ़ोन कौन हैं, उसका डाटा आ जाएगा। 3-4 दिन बाद जब डाटा आना शुरू हुआ तो उसने इस तरह के संदेहास्पद मोबाइल नंबर्स को अगले दिन जब वो वहां जाता था तो उसको वेरीफाई करता था। टीम भी उसके साथ होती थी, काम तो दूसरा था, कोरोना के संबंध में जो जांच पड़ताल थी वो करनी थी। पैदल यात्री बहुत आ रहे थे उस समय, उस नेशनल हाईवे पर भी उनके लिए खाने पीने का, दवा का इंतज़ाम करना, ये सब भी पुलिस के जिम्मे ही था। जिला प्रशासन पूरा, चाहे पुलिस हो चाहे मजिस्ट्रेसी हो, सब इसमें लगे हुए थे। मजिस्ट्रेसी ने बहुत मेहनत की अस्पतालों को अपडेट करने में, रुकने के लिए नए स्थान खोज के, स्कूलों को खाली करा के, वहाँ पर सारी व्यवस्था करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और नीचे के अधिकारियों ने ये काम भी बड़ा बखूबी उस जमाने में किया था। बहरहाल 5-6 दिनों तक लगातार जो उसे संदेहास्पद नंबर वहाँ आसपास के कई गांवों में निकलते थे, उसको वो वेरीफाई करने जाया करता था। इस बीच में 2-3 दिन के लिए पुलिस ने कि इसकी शिनाख्त हो जाए किसी तरह, SMS हॉस्पिटल के चीड़ घर में, पोस्टमार्टम हाउस में उस बॉडी को रखवाया भी था। अखबारों में भी बड़ी प्रमुखता से इसको छापा था कि ये इस तरह की डेड बॉडी वहाँ मिली है। किसी के घर में अगर कोई गुमशुदा हो या गायब हुआ हो तो जरूर बताए। थाना प्रभारी जो हरमाड़ा के थे, रमेश सैनी, उन्होंने भी इस साइबर एक्सपर्ट वाली टीम, इन लोगों के साथ जब वो पैदल जाते थे तो इस बारे में जरूर लोगों से पूछताछ करते थे। हर रोज मिलने वाले 15-20 संदिग्ध मोबाइलों में एक दिन 2 मोबाइल संदिग्ध मिले, जिनमें से एक लगातार बात करता रहा और दूसरा घटना वाले दिन से एक दिन पहले 2 बजे के बाद स्विच ऑफ हुआ और आज तक नहीं खुला। यह पता लगा कि मनोहरपुर में इन दोनों की लोकेशन एक साथ मिलती थी। एक अभी भी चल रहा है, दूसरा मोबाइल घटना वाले दिन से बंद है। तो वो हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कौन क्यों संदिग्ध लग रहा है ये देखता था। तो बहरहाल हरपाल नाम के एक सिपाही को मनोहरपुर भेजा गया, जिसने वहां 2 दिन रुककर और वहां लोगों से बातचीत शुरू की। उसने कहा कि यहां का रहने वाला राजेंद्र यादव ये कुछ दिनों से जयपुर से, जब ये कोरोना शुरू हुआ था तभी वो अपने साथ जयपुर की एक लड़की ले आया था, लेकिन जो अंदाज से उसने घटना वाले दिन की बात बताई कि उसके आसपास से वो लड़की और राजेंद्र दोनों ही गायब हैं। पुलिस को ये शंका लगी क्योंकि शव भी युवती का था, यंग युवती का था,
जयपुर से दोनों कोरोना के चक्कर में भाग के आए थे और दोनों ही का ही कोई अता पता नहीं है। पुलिस ने राजेंद्र के मोबाइल की लोकेशन से उसकी तलाश की। अपने गांव से करीब 70 किलोमीटर दूर अपने एक रिश्तेदार के यहां वो छिपा हुआ था। पुलिस उसे उठा रही। पहले तो जैसे सब अपराधी करते हैं कि नहीं साहब मैं तो वहां था और वो मैं वहां से वहां चला गया था और मैं पिछले 7 दिन से फलां अपनी सिस्टर के यहाँ हूँ, आप चाहें तो मेरी सिस्टर से पूछ लें। इस तरह की बातें शुरू में अपराधी या अपराध करने वाला शख्स करता है और फिर पुलिस को अल्टीमेटली अपनी औकात पे आना ही पड़ता है। कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, कोई कितना भी मानवाधिकारों की दुहाई दे, कोई कितना भी किसी काम को गलत या सही बताए, लेकिन 90% अपराध पुलिस के अपने उस तरीके से ही खुलते हैं। एक आध घंटे की जोर आजमाइश के बाद राजेंद्र यादव तोते की तरह बोलने लगा। आप समझ ही चुके होंगे क्यों बोलने लगा होगा। वही सांस्कृतिक कार्यक्रम। बहरहाल उसने ये बताया कि लड़की का नाम कोहिनूर था। वो मूल रूप से जयपुर में बांग्लादेशियों की जो कॉलोनी है उसमें रहा करती थी। धीरे धीरे वो लोगों के यहाँ घरेलू काम, पहले तो शुरू में रैक पिकर्स टाइप जैसा बताया जब वो कम उम्र की थी, 16-17 साल की, फिर वो घरों के घरेलू काम के लिए लोगों ने उसे हायर किया था। यह रहती सभी जगह होता है कि साहब चौका बर्तन के लिए आप 2000 रुपये में किसी महिला के लिए, झाड़ू पोछे के लिए, खाना बनाने के लिए बहुत बुजुर्ग लोग जहाँ रहते हैं वो प्रिफर करते हैं कि खाना बनाने के लिए कोई लड़की या महिला उसके यहाँ रहे। बहरहाल उसने ये बताया कि जब उसकी धीरे धीरे मुलाकात हुई बाजार में एक किसी जिसके यहाँ इसका उठना बैठना ज्यादा था, उसी के घर पे वो काम करती थी। वहां मुलाकात के समय जब उसकी कई बार आपस में मुलाकात हुई तो उसने उसे ये कहा कि तुम कहाँ 1000-2000 के चक्कर में किसी के यहाँ काम कर रही हो। राजेंद्र यादव ने बताया कि उसका गाड़ियों का कारोबार था। जो पिकअप गाड़ियां हैं वो किराए पर भेजना, सामान भेजना, वापस आना, उनका हिसाब करना, कई पिकअप गाड़ियां उसकी थीं, चलती थीं, तो पैसों से थोड़ा मजबूत था। एक अलग जगह पर उसने मकान ले लिया और जब कभी उसका कोई जानने वाला इसके साथ देख लेता था तो उसे वो बार बार मकान बदला करता था। उसने उसका नाम भी बदल दिया ताकि लोगों को यह शंका न हो कि यह बांग्लादेशी है या मुस्लिम है। उसे पूजा कह के बुलाने लगा। अलग अलग जगह मकान बदल कर रहते रहते करीब 2 साल हो गए। 2 साल से वो उस महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रहता रहा। वक्त जरूरत पर जब भी वो कभी पैसे मांगती थी अपनी जरूरत के लिए या बांग्लादेश अपने घर वालों को भेजने के लिए, तो ये बराबर पैसा देता रहा राजेंद्र यादव। जब 2 साल बीत गए तो अचानक कोहिनूर ने यह कहना शुरू किया कि अब बहुत टाइम हो गया है साथ रहते रहते, अब तुम्हें शादी करनी होगी। इसने टाला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है, घर वालों ने कहा है तुमसे मेरी बात करा दो, बहुत जल्दी करूंगा, कोरोना खत्म होने दो और फिर कहाँ कलकत्ता में करेंगे हम लोग ताकि तुम्हारे परिवार वाले भी आ जाएं और हमारे यहाँ से भी लोग चलें,
क्योंकि परिवार तो सपोर्ट करेगा नहीं। ये राजेंद्र यादव शादीशुदा था, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुमको बिल्कुल, और कलकत्ता में ही एक मकान लेकर वहाँ हम दोनों लोग रहेंगे, यहाँ से पीछा छुड़ा लेंगे, बस कुछ पैसे और इकट्ठा कर लूँ। यही काम मैं कलकत्ता में भी करूँगा, पैसे की कोई कमी नहीं होने दूंगा। जो टाल मटोल की बातें कोई कर सकता है जिस तरह की, उस तरह की टाल मटोल की बातें राजेंद्र करने लगा। फिर एक दिन शाम को जब राजेंद्र अपने काम धाम से वापस लौट के आया, तो कोहिनूर उर्फ पूजा ने कहा कि आज तुम्हें ये बताना होगा कि शादी कब होगी और कहां होगी, वरना इसके बाद मैं इस घर में रुकने वाली नहीं हूं। और फिर तुमने 2 साल तक जो कुछ भी हमारे साथ किया, मेरी जिंदगी खराब कर दी, आखिर उसका कोई तो सिला मिलेगा तुमको। ये बात सुनकर वो थोड़ा सा डर गया। 2 ही लोग अकेले रहते थे। रात में शाम को खाना वाना खा के जब सो गए दोनों, तो ये जगता रहा राजेंद्र, और ये ध्यान में रखा उसने कि ये कब बेसुध होकर सोती है। जैसे ही 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वो सोई, इसने अचानक उसके सीने पर सवार होके उसका गला दबा दिया, और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसके प्राण न निकल गए। फिर उसे वहीं पर चद्दर से और बाकी चीजों से, गद्दे से ढक के छोड़ दिया, और मोटरसाइकिल से वो अपने रिश्तेदार हनुमान और बंशीधर के पास गया। उनसे बताया कि ऐसा ऐसा किया है मैंने, और बॉडी को ठिकाने लगाना है। इस दौरान उसने रास्ते में पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा। 10 लीटर पेट्रोल उसने खरीद लिया, और अगले दिन 6 मई की रात में लाश को हाईवे के पास वो ले गया, और पहचान छिपाने के लिए कई बार पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। शव को आग लगाने के बाद वो तीनों वापस घर आ गए। पुलिस ने, जो अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अशोक कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को सूचना दी कि आरोपी राजेंद्र यादव, हनुमान यादव और बंशी यादव, जो मनोहरपुर के रहने वाले हैं, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन्हें महिला की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया है। आज की घटना देखिए, आज इस घटना के बताने का सिर्फ यही मकसद था कि लिव इन रिलेशन में जो हो रहा है, मेरे बार बार बताने के बाद भी मैं और आपको बताना चाहता हूं कि आप एक बार, अगर आप में से कोई भी या आपके जानने में कोई भी इस तरह के रिलेशन में हो, तो जरा सा एक बार दिमाग पर जोर डालकर सोच लें। ये मृतका या जो लड़की थी, ये कोहिनूर, ये राजेंद्र के साथ 2 साल से लिविंग रिलेशन में रहती थी, और मारी गई। मारा भी किसने? लिव इन रिलेशन के उसके पार्टनर ने। गलती क्या थी? सिर्फ ये कहना कि अब बहुत दिन हो गए हैं, अब शादी जल्दी से कर लो। 80% केसेस में इसी बात को लेकर लड़कियों की हत्या हुई है। अच्छा, सब कुछ जानते हुए भी लंबे समय तक लिव इन रिलेशन में लोग रहते हैं, और ये जानते हैं कि इसके परिणाम कभी सुखद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं। और देश में खासकर और विदेशों में बस थोड़ा सा कम, क्योंकि वहाँ ऑप्शन बहुत हैं ये, और वहाँ सामाजिक स्वीकार्यता भी थोड़ी बहुत है। ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं लिव इन रिलेशन की। 2010 के बाद से, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिना शादी किए हुए अगर 2 बालिग लड़का लड़की रहते हैं तो ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये संबंध हैं उनके जिसका वो निर्वहन करते हैं।
अब तो 2010 के इस डिसीजन के बाद ही बिल्कुल बाढ़ सी आ गई है लिव इन रिलेशन में हत्याओं के मामले में। आज मैंने कुछ आंकड़े भी इकट्ठा किए हैं, मैं चाहता हूं कि आज आपसे शेयर करूं ताकि आप भी देखें कि आखिरकार ये कितना खराब तरीके से बढ़ रहा है हमारे समाज में। देखिए, जून 2022 में कुछ प्रमुख हत्याएं हुई थी लिव इन रिलेशन में। पहला आप जानते हैं, श्रद्धा वाली जो हत्या हुई थी। फिर उसके बाद एक भारतीय लड़की की 14 जून को, तेजस्विनी रेड्डी थी, उसके लिव इन पार्टनर ब्राजील के रहने वाले शख्स ने उसकी हत्या कर दी। केवल 6 दिन पहले तेजस्विनी के साथ वो नए फ्लैट में लिव इन रिलेशन में रहने के लिए आया था, वो भी मारी गई। फिर लिव इन पार्टनर जो बहुत परेशान था, कॉमेडियन तीर्थानंद राव, उसने 13 जून को लाइव आकर फिनाइल पी लिया, इसी लिव इन रिलेशन से परेशान होकर। अगला मैंने जो आपको बताया था कि मुंबई के रहने वाली 32 साल की सरस्वती की हत्या उसके 2 गुने उम्र के उसके लिव इन पार्टनर ने कर दी थी। 35 टुकड़ों में काटकर कुकर में उबाला था और कुत्तों को खिला दिया था। ये सब 1 महीने की घटनाएं हैं। तो ये साथ रह के जान गंवाने की वजह क्या है? साइकोलॉजिस्ट सौम्या निगम नाम है इनका, आप इनके बारे में गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। वो कहती हैं कि जब 2 लोग आपस में प्रेम करते हैं तो दोनों की बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है। इसकी वजह से दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं और सुखद बातों को याद करते हैं। लेकिन यही डोपामाइन आगे चलकर रिश्ते में खटास के बीज डाल देता है। जरूरत से ज्यादा डोपामाइन के चलते प्रेमी जोड़े एक दूसरे को लेकर काफी सेंसिटिव हो जाते हैं और एक दूसरे से काफी उम्मीदें करने लगते हैं। ऐसे में एक पार्टनर को दूसरे की छोटी मोटी गलतियां भी नागवार गुजरती हैं। इग्नोर करने पर या इग्नोर होने पर उसे अपनी जिंदगी खत्म होती नजर आती है। और ऐसी स्थिति में जब वो मानसिक रूप से अवसाद में जाने लगती है, इग्नोर होने पर या बार बार टोका टाकी करने पर, तो सेंट्रल नोरेपाइनफ्रिन एक केमिकल है जो रिलीज होता है और उसकी वजह से दोनों पार्टनर में से कोई एक रिश्तों को ख़त्म करना चाहता है या ब्रेकडाउन करने की स्थिति में अपने आप को पाने लगता है और तभी उसे हत्या का ख्याल आता है। ये तो आपकी साइकोलॉजिस्ट हुई। सोशियोलॉजिस्ट जो ह्यूमन बिहेवियर के एक्सपर्ट हैं, BS निगम, उनका भी यही कहना है कि पिछले 15 सालों से लिव इन का कंसेप्ट चला आ रहा है, लेकिन आज भी यह न हमारे समाज के गले उतरता है, न ही रिश्ते में इतनी मैच्योरिटी होती है कि रिश्ते में ठंडापन आने पर आप बिना किसी नाराजगी के इससे बाहर निकल पाएं। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहें तो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब 2 लोगों का बिना किसी फॉर्मल रिश्ते में बंधे पति पत्नी के रूप में साथ रहना ही लिव इन रिलेशन कहा जाता है। भारत में इसकी स्थिति मैंने आपको बताई कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार 2 बालिग लोगों को शादी करने के बाद या बिना शादी किए एक छत के नीचे एक साथ जीने का अधिकार है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में लिव इन रिलेशनशिप को घरेलू संबंध का दर्जा दे दिया। इसी के बाद तो जैसे बिल्कुल बाढ़ सी आ गई। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके इतर थोड़ा सा फैसला दिया और इसमें कुछ लिमिटेशन कर दी कि अगर एक शादीशुदा जोड़ा अपने विवाह के संबंधों के इतर कहीं लिविंग रिलेशन में रहता है तो ये फैसला उस पर लागू नहीं होगा और LGBTQ के ऊपर भी ये लागू नहीं होगा, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर।
चाहे श्रद्धा का मामला हो या सरस्वती का, लिविंग रिलेशन में महिलाओं की ही ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। और इस वजह से महिलाओं के को जेंडर की वजह से उनकी हत्या को अंग्रेजी में फेमिसाइड कहते हैं, और सारी हत्याओं को इसी कैटेगरी में रखा गया है। यूएनओडीसी के आंकड़ों की माने तो जब एक पार्टनर दूसरे की हत्या करता है तो 82% मामलों में पीड़ित महिलाएं ही होती हैं, यानी हत्या महिलाओं की होती है। यानी रिश्तों में के बीच अगर 5 कत्ल हुए हैं तो उनमें से 4 महिलाएं होंगी, ऐसा यूनाइटेड नेशंस के एक स्टडी के आंकड़ों में दिया गया है। इसी तरह WHO के एक दूसरे आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में महिलाओं की जितनी हत्याएं हुई हैं उनमें से 35% उनके इंटीमेट पार्टनर्स ने की हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, एक्स गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड की बात जहाँ तक हो रही है। और जहाँ तक बेरहम हत्याएं जैसे सरस्वती में और श्रद्धा में हुआ था, वो साइकोपैथ पार्टनर अगर है तो वही बेरहम हत्याएं करता है, और ये कोई एक दिन में नहीं साइकोपैथ वो बनता है। बचपन की किसी बुरी घटना या शोषण साइकोपैथिक मानसिकता के जड़ में होती है। देखिए, मिडिल ईस्ट में लिव इन रिलेशंस को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाता, और अगर ये प्रूव हुआ तो वहाँ कोड़े और पत्थर से इसकी सजा दी जाती है और इसे बड़ा अपराध माना जाता है। शरिया कानून में इसे जिना यानी गैर कानूनी यौन संबंध के बतौर देखा जाता है। आप अगर सऊदी अरब में किसी जा रहे हैं घूमने के लिए और आपको किसी होटल में रुकना हो तो आप और आपकी पत्नी को या आपके साथ जो महिला है, आपको ये साबित करने के लिए वहाँ सबूत देना होगा कि आप पति पत्नी हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लिव इन रिलेशन का ही प्रकरण माना जाएगा। ईरान, इराक, सऊदी अरब और इंडोनेशिया में भी लिव इन रिलेशनशिप अपराध माना जाता है और इसके लिए दोनों पार्टनर्स को सजा दी जाती है। झारखंड में, अपने देश में भी लिविंग रिलेशन जो है वो जनजातियों में सामान्य भी है और बहुत प्रचलन में है सैकड़ों सालों से। ये परंपरा, जिस परंपरा में ये लिव इन रिलेशन में लड़का लड़की रहते हैं उसे ढुकू परंपरा कहते हैं। दरअसल किसी भी जनजातीय शादी के बाद गांव में पंचों को मांस और देशी शराब की दावत देना अनिवार्य माना जाता है। आर्थिक वजहों से बहुत से लोग इस शर्त को पूरा नहीं कर पाते। जब ये शर्त नहीं पूरी हो पाती तो ऐसे में लड़की बिना शादी किए अपनी पसंद के लड़के के घर चली जाती है। उसे ढुकनी कहते हैं। ढुकू ये परंपरा है और जो बिना शादी के अपने पसंद के लड़के के यहाँ जाती है उसे ढुकनी कहते हैं। जनजातीय समाज में ढुकू पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ढुकनी को दुल्हन जितनी इज्जत नहीं दी जाती। मैंने आपसे कहा ना कि इसमें अभी लिव इन रिलेशन की स्वीकार्यता भारतीय समाज में, आप मेट्रोस को छोड़ दें तो अभी भी नहीं हुई है। जैसे ढुकनी को पति के घर रहने और वंश बढ़ाने का अधिकार तो है, लेकिन वो सिंदूर नहीं लगा सकती। और ये पॉपुलर है उन्हीं लोगों में जो मेट्रोज में या बड़े शहरों में या मॉडर्न कल्चर में जो लोग रह रहे हैं। रिलेशनशिप कोच हैं डॉक्टर गीतांजलि शर्मा, ये भी बहुत फेमस हैं। तो ये भी ये कहती हैं कि गाने की एक लाइन बता के ये कहते हैं कि जब रिश्ते का अंजाम नज़र न आए तो उसे एक खूबसूरत मोड़ पर छोड़ देना चाहिए। वो ये भी कहती हैं कि रिश्ते के खूनी अंजाम तक पहुंचने की शुरुआत एक थप्पड़ या एक गाली से भी हो सकती है। साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, वकील और रिलेशनशिप एक्सपर्ट की बातों को ध्यान में रखते हुए बराबरी, कद्र और आपसी प्यार दुलार के साथ ही लिव इन रिश्ता चले तो नतीजा बेहतर होगा।
ध्यान रखें कि लिव इन का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है, साथ जीना भी है। और अगर इसमें जरा सी भी ऊंच नीच होगी तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि उस किस अंजाम तक वो पहुंचती है। मैंने कल भी बताया था कि ऐसे संबंधों को 6 महीने में फाइनलाइज जरूर कर दिया जाए। बहुत समय होता है 6 महीने का, और उसको फाइनलाइज कर दें दिस वे और दैट वे, लेकिन फाइनलाइज कर दें, नहीं तो फिर नुकसान ही नुकसान है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।